अनुभव और सुझाव राजभाषा के क्रियान्वयन को नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करेंगे। यह आयोजन पूर्वोत्तर भारत में हिंदी के स्वाभाविक, सकारात्मक और रचनात्मक विस्तार को और अधिक सशक्त बनाएंगे। राजभाषा के इस सम्मेलन में आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक तेलुगु भाषी हूं और मुझे हिंदी सीखने की प्रेरणा आदरणीय गृह मंत्री मधु महोदय से मिली है और आज मैं कार्यालय के सभी कामकाज हिंदी में आसानी से कर लेता हूँ। इसके लिए मैं गृह मंत्री महोदय को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं त्रिपुरा सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग तथा इस आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस सफल एवं सार्थक सम्मेलन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखो सज्जनों, त्रिपुरा को हिडन जेम ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर का छिपा हुआ हीरा या मणि इस रूप में जाना जाता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा जी के नेतृत्व में आज इस मणि की चमक, इसकी आभा जो है वो पूरी दुनिया के सामने उद्घाटित हो रहा है और इसके चहुमुखी विकास के रूप में ये उद्घाटित हो रहा है। आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा जी से उनके इस अवसर पर संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। Kau jangan ketembak dengan tanda bertemu. Deh, oh jangan hanya cukup aja sini takut sama. Mau bahaya no ya lah kan ini balai kan proses aktif. Orang tunggu sini Bijoy. मंच पर उपस्थित और मंच के नीचे मेरा नमस्कार और जतन जगह महेंद्र ताबुकिनी महेंद्र देवबर्मा मंच पे चेयरमैन सद्य गृह मंत्री माननीय श्री अमित भाई शाह जी, शिवानी जिनके कारण वेस्ट मैं डिस्ट्रिक्ट समझता हूँ सेक्रेटरी नाइशा आज का ये जो यहाँ पर सम्मेलन है ये संभव हुआ है और उन्होंने ये त्रिपुरा को ही चुना है, अगरतला को चुना है कि यहाँ पर इस तरह जो राजभाषा का जो सम्मेलन होना चाहिए और उसका झलक हमने जो मेरा प्रीवियस जो स्पीकर ने बहुत सारे चीज बताया, इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं त्रिपुरावासी की तरफ से। मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मैं एक तेलुगु हूं लेकिन मैं आजकल इतना बढ़िया से हिंदी बोलता हूं और लिखता भी हूं और इससे मुझे लगता है हम लोगों को इंस्पिरेशन होना चाहिए और इस सम्मेलन में ये इनका ये बात जो है हम लोगों के सामने रखे हैं, हम भी इंस्पिरेशन हुए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं त्रिपुरावासी की तरफ से। हमारे बीच उपस्थित है त्रिपुरा से जो राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राजीव भट्टाचार्य जी, त्रिपुरा पश्चिम से लोकसभा के माननीय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के श्री विप्लव कुमार देव जी, त्रिपुरा पूर्व से लोकसभा के माननीय सांसद श्रीमती महारानी कृति सिंह देवबर्मन जी, मंच पर उपस्थित है जिन्होंने यहाँ प्रारंभिक भाषण अपने रखे हैं और क्या कारण है और किस लिए हम लोग यहाँ पर यह सम्मेलन किए हैं, मैंने पूरा विस्तारित से हम लोग के सामने रखे हैं। राजभाषा विभाग के सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी हमारे बीच उपस्थित है। त्रिपुरा विद्यालय के हिंदी शिक्षाविद प्रोफेसर मिलन रेणे जमातिया जी, उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत से हम लोग के यहाँ त्रिपुरा में अब सब जानते हैं स्क्रिप्ट को लेके बहुत हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया क्या होना चाहिए। मैं इसीलिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है नागालैंड की नगरीय लिपि परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी फिलिप जी, उन्होंने भी
नागालैंड में किस तरह हिंदी को और अच्छी तरह से वहाँ पर प्रचलित हो, इसके लिए उन्होंने जो काम उन्होंने किया है वहाँ, इनके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे मंच के नीचे हमारे त्रिपुरा सरकार के माननीय मिनिस्टर्स, उसके बाद विधायक, विभिन्न मंत्रालय और विभागों और बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ आधिकारिकगण, राष्ट्रभाषा कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारी, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के प्रतिनिधिगण और उपस्थित मीडिया बंधु, देवियों और सज्जनों, राज्य सरकार की ओर से आप सभी का त्रिपुरा के पावन धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जब आज काली में दिल्ली से आया था, मैं प्लेन में मैंने देखा पूरा प्लेन भरा हुआ है और मैंने देखा सभी इस सम्मेलन में आने के लिए सब बुक किए हुए हैं और खबर मिला है त्रिपुरा में रूम ही नहीं है, सब होटल भरपूर है और मैं अकेले आदमी हूँ, शायद मेरे साथ जो 2-4 आदमी थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। इतना बड़ा एक सम्मेलन त्रिपुरा में हुआ है और इसका श्रेय हमारे माननीय गृह मंत्री जी को जाता है और मैं इतना खुश हूँ कि ऐसा सम्मेलन राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर क्षेत्र से संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन आज अगरतला में हमारे जो ऑफिसर्स, यहाँ चीफ सेक्रेटरी से शुरू करके हमारे डीजी साहब से शुरू करके सभी ऑफिसर्स ने जिस तरह काम किया है और इसको ये भव्य ढंग से ये सम्मेलन हो, इन्होंने बहुत ही मेहनत किया। मैं इसलिए इन लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकारी विभागों और कार्यालय और बैंकों में हिंदी के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में राजभाषा सम्मेलन का असाधारण महत्व है। आज यहाँ पर हम लोग देख चुके थे, यहाँ पर बैंक से शुरू करके बहुत लोगों को ये राजभाषा को सामने ले जाने के लिए उनको माननीय गृह मंत्री जी पुरस्कृत किए, हम भी किए और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह पूरा देश में राजभाषा को लेके आगे बढ़ना चाहिए और मैं समझता हूँ इसके लिए हम सब जानते हैं, ये जानी पहचानी भाषा के उपयोग से सरकार और जनता के बीच जो मजबूत रिश्ता बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रयास में हिंदी की भूमिका हमेशा सशक्त रही है। मैं समझता हूं सरकारी योजना को सभी नागरिकों को प्रभावी ढंग से पहुंचाना जरूरी है ताकि सबको समान अवसर और सुविधा मिल सके। भारत विभिन्न भाषाओं का देश है। हिंदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा है और विविधता के एकजुट करती है। स्वाधीन स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और राष्ट्रभाषा का हिंदी का प्रसार दोनों साथ साथ चले। ऐसा नहीं है खाली हिंदी भाषा चले, इसके साथ साथ चले स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी साथ साथ चले। आज मैंने देखा कुछ हमारा विरोधी पार्टी कह रहे हिंदी यहाँ पर मैंने जबरदस्ती हिंदी को यहाँ पर प्रचार के लिए कर रहे हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, पहले आप सुनो समझो उसके बाद बात करो। ये हमारी सोच है, यही उत्तर पूर्व की भावना है कि राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार होना चाहिए और साथ साथ हमारा लोकल लैंग्वेज जो है उसको भी आगे बढ़े और यही हमारे देश का ताकत भी है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाले भाषा है। हिंदी हम आम लोगों के जुड़ी है और आम लोग भी हिंदी से गहराई से जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषा और संस्कृत के नवजागरण का सुनहरा दौर शुरू हुआ है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, G20 शिखर सम्मेलन हो या संघाई सहयोग संगठन का भाषण हो, मोदी जी ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बातचीत करके भारतीय भाषाओं का प्रतिष्ठा बढ़ाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिंदी में ऐतिहासिक संबोधन देकर विश्व मंच पर हिंदी भाषा का मान बढ़ाया
उस वक्त हम लोग सोच रहे थे ये कैसे उन्होंने हिंदी भाषा से उन्होंने वहां पर बात रखे हैं। और बाद में अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह हमेशा हर जगह जाके हिंदी में भाषण देते हैं, लगते है शुरुआत हमारे अटल जी ने शुरू किया था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको आगे बढ़ा रहा है। हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत समृद्ध है। ये जो एक भाव है और उसका भाव को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द मौजूद है। हिंदी को संस्कृत की शब्द संपदा और नए शब्द बनाने के शक्ति विरासत में मिली है। ऐसा नहीं है काल हो गया परसों है, ये ट्रेडिशनली ये मिला है। देशी भाषाओं और अपनी बोलियों से भी शब्द लेने में वो कई झिझक नहीं रुकती। अंग्रेजी में मूल शब्द करीब 10,000 है, 10,000, जबकि आप सुनकर बहुत खुश होंगे, जबकि मूल शब्दों की संख्या हिंदी के 2.5 लाख से भी ज्यादा है। भाषा के उद्देश्य हम सब जानते हैं, लोगों को जोड़ना है, बांटना नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत के विभिन्न भाषाओं के विकास और अभ्यास के क्षेत्र में विशेष महत्व दिया गया है। मातृभाषा में पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया को विद्यालय और उच्च शिक्षा के हर स्तर पर शामिल करने की पहल की गई है। अधिक से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों में मातृभाषा या स्थानीय भाषा के माध्यम से सभी निर्देश देने की सिफारिश की गई है इस 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। हमारे लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं सिर्फ बातचीत का जरिया ना हो, बल्कि तकनीक और विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन के मजबूत नींव बने। इस विविधता के बीच भी प्रशासनिक समन्वय, राज्य के बीच संपर्क और केंद्र के साथ निर्बाध संबंध बनाए रखने के लिए वैसी भाषा की जरूरत होती है जो सबको जोड़ सके। हिंदी भाषी कर्मचारियों के साथ साथ जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल होती रही है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि हिंदी के प्रसार में हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व कम नहीं होता है। हमारे स्थानीय भाषा हमारी पहचान है, हमारी आत्मा है। आज त्रिपुरा में हिंदी भाषा के अभ्यास बढ़ा है। हिंदी बोलने वाले और हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रहा है। त्रिपुरा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में हिंदी विभाग के गतिविधियों ने हिंदी साहित्य का प्रोत्साहित किया है। भाषाई विविधता का बीच समन्वय का पुल बनाया है और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया है। आज इस सम्मेलन में माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी की उपस्थिति हमें प्रेरित करती है कि हम राष्ट्रभाषा के प्रयोग को और अधिक प्रभावी बनाए, प्रशिक्षण व्यवस्था के मजबूत करें और प्रशासन को नागरिकों के और करीब लाए। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम की विविध चर्चाएं हमें नई प्रेरणा और स्पष्ट दिशा निर्देश देंगी। माँ त्रिपुरेश्वरी की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत स्पिरिचुअल टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म संबंधित अनेक पर्यटन स्थल विकसित की गई है। मेरा आपसे यहाँ उपस्थित सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि इन पर्यटन जो स्थल है आप अवश्य ही भ्रमण करें और संस्कृत जो सुख स्मृति लेकर आप यहाँ से जाइए। अंत में मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय त्रिपुरा, माता त्रिपुरा सुंदरी। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा जी का। देवी सज्जनों, भारत आज सांस्कृतिक और विशेष रूप से भाषाई पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, जहां विरासत के साथ विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। देश में भाषाई पुनर्जागरण और राजभाषा के साथ सभी भारतीय भाषाओं के प्रति समान स्वीकार्यता की सोच देने वाले
माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से, श्री अमित शाह जी से, उनके उद्बोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। आज पूर्वोत्तर और उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित त्रिपुरा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान माणिक शाह जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में मेरे साथी श्री विप्लव कुमार देव जी, श्री राजीव भट्टाचार्य, संसद सदस्य राज्यसभा, श्रीमती महारानी कृति सिंह देव बर्मन जी, सांसद लोकसभा, प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर बी.पी. फिलिप जी, अध्यक्ष नागरी लिपि परिषद नागालैंड, श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव राजभाषा विभाग और उपस्थित सभी राजभाषा प्रेमी, हिंदी प्रेमी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले त्रिपुरा की इस महान भूमि पर आकर मैं मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। त्रिपुरा सुंदरी का ये मंदिर न जाने कितने सालों से न केवल त्रिपुरा, न केवल नॉर्थ ईस्ट, देश भर के यात्रिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। और मुझे आज इस सम्मेलन में कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब जब मेरे जीवन में संकट आया, मुझे लड़ने की प्रेरणा यही त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ने दी है। मैं फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, यहां पर ढेर सारे राजभाषा का महत्व समझने वाले उत्तरी क्षेत्र के, पूर्वोत्तर के और पूर्वी क्षेत्र के ढेर सारे महानुभाव वहां पर उपस्थित है। मैं आज इस सम्मेलन में श्री शिवाजी महाराज ने स्वराज का आंदोलन शुरू किया था, उस वक्त को याद करना चाहता हूं, जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी में हिम्मत नहीं थी मुगलों की ताकत को इसके सामने खड़ा होने की। उस वक्त 16 वर्ष के एक युवा शिवाजी ने एक मंदिर में प्रतिज्ञा करी कि इस देश को मैं आजाद करूंगा, स्वराज की स्थापना करूंगा। जब आगे चलकर छत्रपति के रूप में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई, तब कई जगह पे उल्लेखित है शिवाजी महाराज और गाग भट्ट का संवाद कि स्वराज का मतलब क्या है। स्वराज का मतलब सिर्फ शासन नहीं है। स्वराज का मतलब होता है स्वभाषा, स्वराज
और स्वधर्म, ये तीनों मिलकर स्वराज होता है। और आज हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद यहीं से प्रेरणा लेकर हिंदी को देश की राजभाषा बनाने का निर्णय किया होगा, जो आज हमें स्व की ओर वापिस ले जाने की एक बहुत बड़ी आंदोलन बनकर हमारे सामने हिंदी उभरी है। मित्रों, कई सालों तक हिंदी के लिए अपप्रचार किया गया कि हिंदी थोपी जा रही है। अरे भाई, थोपना क्या है? हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक ही मां की दो बहनें हैं जो एक साथ पनपी, बढ़ी और आगे बढ़ी। हिंदी की कभी स्पर्धा बंगाली से नहीं हो सकती, गुजराती से नहीं होती, तमिल, तेलुगु, मलयाली से नहीं हो सकती। सखी है हिंदी। और जब हिंदी को बढ़ावा मिलता है तो अपने आप ये सारी भाषाएं मजबूत होती है, सारी भाषाओं को ताकत मिलती है। मगर मुझे आनंद है कि ये 10 साल में ये अपप्रचार ने बिल्कुल अपना स्थान देश में खो लिया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश स्वभाषा सीखकर, स्वभाषा अपनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आज मजबूती के साथ खड़ा है। यह भी अपप्रचार हुआ कि अपनी भाषाओं का बढ़ावा देंगे तो हम विकास से दूर हो जाएंगे, अनुसंधान से दूर हो जाएंगे, विश्व में अलग थलग पड़ जाएंगे। जो ये लोग कहते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, जर्मनी हो या जापान, कोरिया हो या फ्रांस, रसिया हो या चीन, इस सभी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से लेकर रोजिंदे व्यवहार तक और अनुसंधान तक सारा ज्ञान अपनी अपनी भाषा में ही समाहित किया और अपनी भाषा में अपने देश को चलाया। और ये सारे देश विश्व के विकसित देशों की गिनती में। कोई भी देश की अपनी भाषा उसको विकास से महरूम नहीं रख सकते, विकास से दूर नहीं ले जा सकती। जो भी देश अपनी भाषा में अपना व्यवहार करता है उसका विकास अधिक होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज सरलता से समझानी है तो वो सरलता से समझाने का माध्यम उसकी मां की भाषा ही हो सकती है और कोई भाषा नहीं हो सकती। आप भी जब किसी और भाषा बोलते होंगे, अगर आप बंगाली बोलते हैं तो पहले आपका दिमाग बंगाली में अनुवाद करेगा, फिर इसका जवाब बंगाली में तैयार करेगा और फिर अन्य भाषा में भाषांतरित कर कर वो बोलेगा। अगर ये बात बच्चे को करनी पड़ती है तो इसकी सीखने की क्षमता 1/3 हो जाती है। इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में होगी, अपनी भाषा में ही बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करेंगे। आज अच्छा हुआ अंशुली जी ने डॉक्टर बीपी फिलिप को यहां पर बुलाया है। उन्होंने नागरी लिपि के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाया। विनोबा भावे जी ने अपना पूरा जीवन नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में खर्च किया। आचार्य भावे ये भारतीय भाषाओं के बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे और बहुत आग्रह से भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार का काम करते थे। उन्होंने 2 कदम आगे जाकर सोचा कि इस देश में
कई भाषाएं तो हैं जिनकी लिपि है, मगर कई सारी बोलियां भी है जिसकी लिपि नहीं है। तो ये बोलियों को भी संभालना चाहिए, बोलियों को भी संग्रहित करना चाहिए। अगर ये बोलियों को संग्रहित करना है तो सारी बोलियों की एक लिपि बनानी पड़ेगी, और वहीं से नागरी लिपि की संकल्पना आई है। और मैं आज मोदी जी एआई का बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, प्राकृतिक मेगा का। इसमें दुनिया भर के विद्वान आए हैं। डॉक्टर बीपी फिलिप ने कहा, वो बात सही है कि नागरी लिपि कंप्यूटर फ्रेंडली लिपि है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि नागरी लिपि है। संस्कृत हो, हिंदी हो, या आचार्य भावे ने जिसका आग्रह करा वो नागरी लिपि, ये सभी नागरी लिपि से जानी जाने वाली भाषाएं हैं। और नागरी लिपि को हम सभी बोलियों के साथ जोड़ देते हैं तो हम हमारे देश की 2000 से ज्यादा बोलियों को संरक्षित करने का काम अपने आप कर देते हैं। वो बोलियां लुप्त नहीं होगी। ये सारी बोलियों को संरक्षित करना है तो हमें नागरी लिपि के आंदोलन को और मजबूत कर 2 कदम आगे ले जाने की जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सारी बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर अपनी बोली को एक लंबा आयुष्य देने के लिए निश्चित रूप से तैयारी करेगी, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। मित्रों, आज यहां पर ढेर सारे पुस्तकों का प्रकाशन किया गया, और सबसे बड़ी बात है, दृष्टिबाधितों को एआई संचालित चश्मे का वितरण किया गया। ये जो चश्मा दिया गया है वो हिंदी और बांग्ला में उनको सरलता से चश्मे के माध्यम से सब चीजें समझाएगा। ये चश्मा वॉइस बेस्ड कंट्रोल्ड, पर्यावरण वर्णन, टेक्स्ट रीडिंग और बहुभाषी अनुवाद का समर्थन करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे दृष्टिबाधित लोगों को, जिनको देखने की क्षमता कोई न कोई कारण से ईश्वर ने नहीं दी है, उनको पढ़ने का और विश्व को देखने की, समझने की एक बहुत बड़ी ताकत देगा। मित्रों, आज हम त्रिपुरा में बैठे हैं। त्रिपुरा अष्टलक्ष्मी समूह हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का एक राज्य है। 2014 के पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में अनेक हथियारी समूह हुआ करते थे। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक के बाद एक 21 समझौते नॉर्थ ईस्ट को शांति प्रदान करने के लिए किए हैं, और 11,000 युवा AK-47, AK-56 ऐसे हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं, और आज नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक जमाने में बंद, ब्लॉकेड, गोलियों की आवाज, बम के धमाके ये सुनाई पड़ते थे। आज यहां टूरिज्म बढ़ा है। आज पूरे उत्तर भारत की राजभाषा का सम्मेलन भी यहां हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा है। मैं मानता हूं कि इस 10 साल में 21 समझौते के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को विवाद की जगह विकास की भूमि बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका करी।
मैं पूर्वोत्तर की भूमि पर हूं। कई लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई राजभाषा का सम्मेलन त्रिपुरा में क्यों करना है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों करना है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय भाषा और राजभाषा को मजबूत करने का कोई भी प्रयास, इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह कोई है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। अकेले नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में 200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती। इतनी विविधता वाली भाषाई संपदा, समृद्धि शायद कोई देश में भी नहीं होगी। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 200 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती। 200 से अधिक जनजातीय समूह हैं। 160 जनजाति समूहों के क्लस्टर निवास करते हैं। 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार हैं और पूरा देश जिसको स्वीकृत करता है, ऐसे 30 से अधिक पारंपरिक नृत्य शैलियां भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब नॉर्थ ईस्ट का मेरा प्रवास हुआ, 21 दिन का प्रवास हुआ था। तब मुझे मालूम पड़ा कि संस्कृति का खजाना पूरे भारतवर्ष में कहीं पर है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इतना रिच कल्चर पूरे विश्व में कहीं नहीं। और जब भाषाओं को संरक्षण की और भाषाओं को संवर्धन की बात होती है, तब जहां रिच संस्कृति होती है वहीं समृद्ध भाषाएं होती। समृद्ध भाषाओं के बिना समृद्ध संस्कृति बन ही नहीं सकती। त्रिपुरा का भी उदाहरण देखिए। बांग्ला, कोकोबोरोक और हिंदी, तीनों भाषाएं यहां बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती है। अगर भाषाओं के नाम पर विखवाद करने वालों को भाषाओं का सह अस्तित्व समझना है तो उनको त्रिपुरा में आना चाहिए। त्रिपुरा में भाषा के कारण कभी विखवाद या विवाद नहीं हुआ। तीनों भाषाएं समांतर रूप से एक साथ पली बढ़ी, आगे भी बढ़ी और मुझे विश्वास है कि और आगे बढ़ी। राजभाषा सिर्फ संवाद की भाषा नहीं होनी चाहिए। नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, ये दोनों में सबसे ज्यादा कोई योगदान दे सकता है तो राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषाएं दे सकता है। और हम नॉर्थ ईस्ट के कई महानुभावों को जानते हैं जिन्होंने देश और दुनिया में हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन किया, अपना खुद का नाम। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, महान संगीतकार, त्रिपुरा के ही सुपुत्र SD बर्मन जी, RD बर्मन जी, सिक्किम के डैनी डेंगजिप्पा, मेघालय में पैदा हुए जुबिन गर्ग, कई सारे लोगों ने हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से निकलकर हिंदी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके लिए हिंदी देश में जाने का एक मंच बना, राजभाषा देश भर में पहुंचने का एक माध्यम बनी। और यही बात हर राज्य को लागू होती है। अभी ये मुख्यमंत्री साहब हमारे MOS बंडी जी को अभिनंदन देते थे।
कि बंडी जी तेलुगु है और राजभाषा सम्मेलन में हिंदी बोले। डॉक्टर साहब आप भी बांग्ला हो, त्रिपुरा के हो, मगर बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो। और मैं भी गुजरात से आया हूं। गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं है, मगर मैं मेरे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता अगर मुझे राजभाषा आती न होती तो मैं देश के लोगों से संवाद कैसे करता। आज मैं महाराष्ट्र जाता हूं, पंजाब जाता हूं, बंगाल जाता हूं, त्रिपुरा जाता हूं, आसाम जाता हूं, देश भर में घूमता हूं। मुझे देश को लोगों के साथ बातचीत करने में कोई तकलीफ कहीं नहीं आती है। इसका कारण मुझे बचपन में राजभाषा पढ़ाई गई है और मैं राजभाषा पढ़ा हूं। मैं आज इस मंच से कई सारे ऐसे लोगों के नाम भी बोलना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में राजभाषा के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए बहुत काम किया, मगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों गुजराती थे। आचार्य केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस बांग्ला थे। लोकमान्य तिलक, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सभी मराठी थे। लाला लजपत राय पंजाबी थे। राजगोपालाचारी और सुब्रमण्यम भारती ये दोनों तमिल थे। परंतु ये सारे महानुभावों ने राजभाषा को देश की संपर्क भाषा के रूप में न केवल प्रचारित किया, इसका आग्रह भी किया, क्योंकि वो समझते थे कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें राजभाषा को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने बहुभाषी अनुवाद सारथी, स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ, हिंदी शब्द सिंधु, मैं हिंदी शब्द सिंधु पर कुछ जरूर कहना चाहता हूं। हिंदी शब्द सिंधु एक शब्दकोश बनाया गया है और हमने हिंदी भाषा को परिपूर्ण करने के लिए भारत की अलग अलग भाषाओं से 84,000 शब्दों को हिंदी शब्द सिंधु में हिंदी के शब्द के रूप में स्वीकार किया है और राजभाषा हिंदी को सभी भाषाओं के शब्दों से समृद्ध करने का काम किया है। हमने 13 खंड अब तक हिंदी के विकास के लिए राष्ट्रपति महोदय को समर्पित किए हैं और जमातिया जी ने यहां पर भावना व्यक्त करी कि सभी लोग नागरी लिपि को स्वीकार करें और नागरी लिपि में अपनी बोलियों को ढालने का प्रयास करें। त्रिपुरा में कुछ लोग अलग दिशा में भी मांग कर रहे हैं। मेरे सभी से विनंती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी स्थानीय भाषाएं, बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर चुकी है। त्रिपुरा ने भी नागरी लिपि को स्वीकार करना चाहिए और आग्रह के साथ अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करना चाहिए। हम सभी नॉर्थ ईस्ट के जाति समूह आइडेंटिटी के लिए समर्पित है, अपनी पहचान के लिए समर्पित है। अपनी पहचान किसी विदेशी लिपि में कैसे हम संभाल कर रख सकते हैं? हमारी पहचान हमारे देश की लिपि में ही हम संभाल कर रख सकते हैं। और सभी ने इस विषय पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लिपि और भाषा
विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लिपि और भाषा विकास के लिए बनाए गए माध्यम है। अंत में आज के सम्मेलन के माध्यम से मैं देश भर के अभिभावकों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपका बच्चा किसी भी माध्यम की भाषा में पढ़ता हो, परंतु घर में बच्चे के साथ आपकी मातृभाषा में ही बात करिए और बच्चे को मातृभाषा सिखाइए। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा से सीखने से वंचित रह जाएगा, वो आपके साहित्य से वंचित हो जाएगा, वो आपकी भाषा की कविताओं से वंचित रह जाएगा, आपके भाषा के सुभाषितों से वंचित रह जाएगा, आपके प्रदेश के इतिहास से वंचित रह जाएगा और अंततोगत्वा हमारी संस्कृति से भी कट ऑफ हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को हमने भारत के साथ, हमारे प्रदेशों के साथ, हमारे संस्कार के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर रखना है, तो सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को मेरा आग्रह है कि घर में अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में ही संवाद करिए और बच्चे को अपनी भाषा जरूर सिखाइए, लिखना भी सिखाइए, पढ़ना भी सिखाइए, बोलना भी सिखाइए। जब ये प्रवाहित स्वरूप से अपनी भाषा सीखेगा, बोल पाएगा, इसके आत्मविश्वास में अनेक गुना वृद्धि होगी, अभिव्यक्ति की शक्ति उसकी अनेक गुना बढ़ जाएगी, विश्लेषण की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और निर्णय को क्रियान्वयन करने के लिए आयोजन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारे गुण भाषा से जुड़े हुए हैं। तो हर अभिभावक ने अपने बच्चे को आग्रह से अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा सिखानी चाहिए और उनके साथ उसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बहुत आनंद है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट से और पूरे उत्तर और पूर्वी भारत से इतने सारे लोग आज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बंगाल के मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा सरकार का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर यहाँ पर आपने राजभाषा के प्रचार प्रसार को गति देने का काम किया है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।